हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल HSSC एस्पिरेंट्स में। आज की क्लास है स्पेशल हरियाणा पुलिस के लिए, हरियाणा पुलिस मेंस के लिए। इसमें मैं आपको कराऊंगी IPC, यानी कि जो अभी नई हमारी BNS बनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हरियाणा पुलिस में आए। मैंने आपकी सीरीज चलाई हुई है हरियाणा पुलिस के पेपर्स की, जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की, जो कि मैं हरियाणा पुलिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं वो सारे करवा रही हूँ विद डिटेल सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। तो ये एनालिसिस आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कौन सी बुक से पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्योंकि कोई स्पेसिफिक बुक है नहीं कि आप वो बुक परचेज कर लोगे और उसमें से आपको 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। और ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डालता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर मार्क्स के 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है आपके उसमें कोई तुक्का लग जाए, 2 में से 1 सही हो जाए, ना भी लगे। लेकिन अगर क्वेश्चन 4-5 आ जाते हैं तो वेटेज ज़्यादा हो जाता है, और इस तरह के वेटेज में फिर आपके एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करके चल सकते कि अगर चलो हम हरियाणा पुलिस का जो सब्जेक्ट है वो ना ही पढ़े, लेकिन हम पूरी तरीके से पूरी IPC नहीं पढ़ सकते, पूरी BNSS नहीं पढ़ सकते, पूरी BSA नहीं पढ़ सकते, यानी कि हम पूरे सब्जेक्ट्स बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। लेकिन हम पिछले जो पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, उनको देख करके, उनको एनालिसिस करके मैं आपके लिए कुछ सिलेक्टेड से टॉपिक की वीडियो बना दूंगी, जिसमें से आपके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चंस है, आज की जो वीडियो है वो IPC यानी कि इंडियन पिनल कोड BNS से रिलेटेड है। तो मैं आपको आज IPC पढ़ा दूंगी। IPC से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे वो मैं मोटे मोटे आपको यहाँ पे करवा दूंगी। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उनको आपको ज़रूर करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। ऐसा भी नहीं है, एग्जामिनर भी क्या करेगा, प्रीवियस ईयर से ही उठाएगा ज़्यादातर। वो IPC या BNSS की यानी कि CRPC की बुक्स नहीं लेके बैठेगा कि मैं इसमें से क्वेश्चन दूँ, क्योंकि आप पुलिस में भर्ती हो रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पुलिस की पढ़ाई कर रखी है, कोई स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास है, ना कि कोई पुलिस की पढ़ाई आपने कर रखी हो। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो, हाँ, आज हमारा टॉपिक है IPC। फर्स्ट ऑफ ऑल पूछ सकता है आपसे कि IPC की फुल फॉर्म क्या है। इंडियन पिनल कोड। आप ना पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, और इसके ना नोट्स बना ले प्रॉपर। बाद में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब आपके एग्जाम के टाइम आएगा ना, तब सब हरियाणा जीके की मैराथन चलाएंगे। कोई साइंस पढ़ाएगा, कोई हरियाणा जीके पढ़ाएगा, कोई आपको नेशनल जीके पढ़ाएगा, कोई मैथ्स पढ़ाएगा, लेकिन ये क्वेश्चंस कोई नहीं कराएंगे IPC, क्योंकि सबको पता है इनके वेटेज कम है और इन पर बच्चे कम आएंगे। तो जहाँ जिनको व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइबर मिलेंगे ना, वो वही आएंगे। तो ये बाद में आपको कोई कहीं नहीं मिलेंगे, और आपके लिए भी फिर वो टाइम ऑफ वेस्ट ही होगा, क्योंकि आप जो भी सब्जेक्ट्स ज़्यादा मार्क्स के आएंगे उसी के ऊपर जाओगे ना। तो आप अभी से अपने नोट्स बना के रख लें। कुछ ज़्यादा नोट्स नहीं रहेंगे आपके, थोड़े बहुत नोट्स बनेंगे। और आप जब एग्जाम दोगे, एक बार अभी पढ़ लेना जब नोट्स बना रहे हो, और एक बार जब एग्जाम आपका नज़दीक आ जाए ना, तब पढ़ लेना। 2 बार में ही आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई हार्ड नहीं है ये। इंडियन पिनल कोड हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। भारतीय, देखो मेरे पास कोई बोर्ड नहीं है, आप मैं जो बोल रही हूँ उसको भी देख कर समझ लेना। इसमें थोड़ा लिखने में ना डिफ़िकल्ट सा होता है फिंगर्स के साथ, तो राइटिंग कोई अच्छी नहीं आती है, मुझे पता है इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से करके बता दूंगी, आप उससे समझ के अपने आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो इसकी IPC की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पिनल कोड, हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। ठीक है, अब बात आती है कि ये कब बनाया गया था। तो देखें, 1834 में, 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में, मैकाले की अध्यक्षता में, आपने देखा होगा IPC के जो जन्मदाता है वो माने जाते हैं। मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में इसका पहला आयोग बना था, प्रथम विधि आयोग बना था। बनाया गया, ठीक है। 1834 में बना, और 37 में, 37 में, 1837 में
इसका प्रारूप तैयार हो गया। देखो 34 में बनाया, अध्यक्ष कौन थे, मैकाले जी थे, और 37 में इसका प्रारूप बनकर तैयार हो गया। ठीक है, 1837 में क्या हो गया, इसका प्रारूप तैयार हो गया, यानी कि ड्राफ्ट तैयार हो गया था। उसके बाद 1860 में इसको पारित कर दिया गया, 1860 में पारित कर दिया। 4 डेट है इनकी और चारों को पढ़ना है। 1860 में पारित कर गया। अब आता है कि पूरे भारतवर्ष में कब लागू हुआ था। तो पूरे भारतवर्ष में अगर पूछे कि आईपीसी कब लागू हुई थी, तो पूरे भारतवर्ष में आईपीसी 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। 1 जनवरी 1862, ये डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन चारों डेटों में से। लेकिन जब एग्जामिनर्स को क्वेश्चन टफ बनाने होते हैं तो वो पीछे की डेट्स पूछने लगता है, क्योंकि उसको भी लगेगा कि आईपीसी के कब बनी थी। ये तो बहुत सारे बच्चे पढ़ के चले जाएंगे, कोई गूगल से, कोई किसी की वीडियो से, या किसी भी तरीके से अगर किसी को इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो ईजिली निकाल सकता है। लेकिन जो होते हैं ना कि डेप्थ में जाके उस चीज़ को निकालना, वो नहीं निकालेंगे। तो 1834 में इसका मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बना था। उसके बाद 1837 में जो विधि आयोग बना था उसने इसका एक ड्राफ्ट बना दिया। ड्राफ्ट होता है कुछ कच्चा सा रफ सा बना के देना कि देखो ये हमने बनाया, इसके ऊपर देखो। 1837 में बनाया और उसके बाद 1860 में ये लागू हो गया था, मतलब पारित कर दिया गया था। और 1 जनवरी 1862 को पूरे भारत में लागू हो गया। 4 डेट्स मैंने आपको बताई है। अब आप रिवाइज कर लो एक बार। 1834 में मैकाले को याद कर लेना, मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, 1837 में क्या हुआ था, प्रारूप तैयार हो गया था, ड्राफ्ट तैयार हो गया था। 1860 में पारित कर दिया गया और 1862 1 जनवरी ही है इसका, ये पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन ना, आप मतलब किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसको थोड़ा सा समझना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूँ, आप उनको 4 लाइनों में पढ़ लोगे और वो आपके पेपर में आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक सबके मन में ना एक क्यूरियोसिटी होती है कि आईपीसी की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो उस टाइम आपको पता है हमारे देश में क्या थे, रजवाड़े थे, अलग अलग। वहाँ जो रजवाड़े थे उनका सबका ना, प्रत्येक राजा का अपना अलग अलग कानून होता था। किसी को कुछ सज़ा मिलती थी, किसी को कुछ सज़ा। मान लो किसी ने चोरी कर ली, एक राजा के मन में आया कि इसको मौत की सज़ा दे दो, एक के मन में आएगा चलो इसको छोड़ दो कोई बात नहीं। तो एक ही तो गलत काम किया था और उसकी सज़ा क्या हुई, अलग अलग। तो सभी को समान न्याय मिले, उसके लिए ये बनाई गई थी। ठीक है, आईपीसी का मेन काम है क्या, आईपीसी का मेन काम क्या है, आईपीसी का में बताया क्या गया है। आईपीसी क्या बताती है हमें कि क्राइम क्या हुआ है, क्राइम क्या है, क्राइम कौन सा है और उसकी सज़ा क्या होगी, उसकी सज़ा क्या होगी। ठीक है, जैसे किसी ने चोरी किया तो क्राइम कौन सा है, किसी के घर में चोरी होना, लूट होना और डकैती होना, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। और वो बताएगी, आईपीसी में लिखा है कि चोरी किसे कहेंगे, लूट किसे कहेंगे, डकैती किसे कहेंगे और उसकी सज़ा क्या होगी। ये कौन बताएगी हमें, आईपीसी बताएगी। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसमें टोटल सेक्शंस, धाराएं कितनी हैं। कहते हैं ना बात बात पे ये वो धारा लगा दूंगा, वो धारा, तो इसमें कितने सेक्शंस हैं, इसमें है 511 धाराएं। ये पूछ सकते हैं, 511। टोटल कितने सेक्शन हैं, 511। और टोटल कितने अध्याय यानी कि चैप्टर कितने हैं, चैप्टर है 23। ठीक है, अब बात आता है कि अभी तक तो हमारे पास आईपीसी थी, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने इसका नाम बदलकर रख दिया बीएनएस। अब सिर्फ यही छोटी सी तो बात रही नहीं होगी कि भाई इसको अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया था तो हम उनका नाम क्यों रखें, हम तो अपना इंडियन नाम रखेंगे, भारतीय नागरिक संहिता, न्याय संहिता, सॉरी नागरिक निकलता मुझे से, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। सेम आईपीसी ही है, सेक्शंस चेंज हुई है, जैसे पहले किसी और सेक्शन में था अब किसी और सेक्शन में वो चीज़ आ गई है, लेकिन सेम है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, देखो मॉडर्न ज़माना आ गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया है, लोग बदल रहे हैं, लोगों को चोरी, जैसे पहले क्या होती थी, चोरी करना, किसी को रास्ते में पकड़ कर चोरी कर ली, किसी के घर जाके चोरी कर ली। लेकिन अब चोरी करने के तरीके अलग हो गए हैं। अब क्या कर रहे हैं लोग, आपके फ़ोन से पैसे उड़ा लेंगे,
ठीक है, यानी कि अब चीज़ें चेंज हो रही है, इंटरनेट आ गया है, ठीक है, साइबर क्राइम ज़्यादा हो गया है, फ्रॉड ज़्यादा हो रखे हैं, साइबर फ्रॉड। तो इन सब चीज़ों को जगह देने के लिए इनकी क्या सज़ा होंगी, ये चीज़ें कैसे, ये कौन सा अपराध होगा, इसकी सज़ा क्या होगी, इन सब के लिए हमें कुछ नए सेक्शंस ऐड करने पड़े या उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ा, जो पहले हुए थे उनमें कुछ संशोधन करना पड़ा। तो अब क्या लागू कर दी गई, BNS, भारतीय न्याय संहिता। अब लेटेस्ट एक अगर बिल्कुल आसान पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि IPC की जगह अब क्या नाम, IPC का नाम बदल कर क्या रख दिया गया, तो BNS, भारतीय नागरिक संहिता। और ये भारतीय नागरिक संहिता जो है वो कब लागू हुई थी, BNS वो तो 1862 में लागू हुई थी ना, IPC तो BNS लागू हुई है 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024। जब आप पुलिस में जाओगे, ट्रेनिंग होएगी आपकी, तो आपको IPC नहीं BNS पढ़ाई जाएगी, ठीक है। 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। तो ये था IPC के बारे में, जो मोटा मोटा था मैंने बता दिया आपको। मैं आपकी एक वीडियो CRPC यानी कि BNSS और एक BSA भारतीय एविडेंस एक्ट के ऊपर भी बनाऊंगी, उनको भी अच्छे से बताऊंगी आपको एक्सप्लेनेशन। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना कि आपने वो क्वेश्चन नहीं करवाया या ये रहता है, तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो मैं कर लूँगी, क्योंकि एक क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो तो मैं बना नहीं सकती। लेकिन जितना मुझे लगता था कि हाँ यहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है IPC से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन भी हैं जैसे मोटी मोटी जो धाराएँ जो सबके दिमाग में रहती है वो पूछ सकता है आपसे, बिल्कुल डेप्थ में नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने वो पढ़ा नहीं है, आप IPC पढ़ के नहीं आए हो, आपको किसी 12th में 10th में IPC पढ़ाई नहीं की है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, या आप अब ट्रेनिंग में पढ़ोगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जनरल से होते हैं, ज़्यादातर हम इनको लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। IPC की धारा किससे संबंधित है, क्वेश्चन है कौन सी, 302, कई बार सुना होगा ना, 302 लगवा दूंगा। 302 302 हत्या से रिलेटेड है। जब किसी की हत्या कर दी जाती है तो उसके ऊपर कौन सी सेक्शन लगता है, 302, ठीक है, ये याद रखनी इंपॉर्टेंट है, तो ही मैंने इसका क्वेश्चन लिखा है। मैंने 4-5 क्वेश्चन इसके दिए हैं। देखो 420 का बहुत सुना होगा कि 420 का केस चल जाएगा अगर आपने ये की किसी के साथ कोई धोखाधड़ी की, तो कौन सा केस चल जाएगा, 420 का। तो IPC की धारा 420 किस प्रकार से संबंधित है, हत्या, चोरी, धोखाधड़ी या अपहरण से। तो हत्या का तो मैंने कौन सा बताया था, 302, और 420 किसके लिए है, धोखाधड़ी के लिए। अगर कोई किसी के साथ धोखाधड़ी करता है, कोई फर्जीवाड़ा करता है, तो किसके लिए है वो, 420 का केस उस पर चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। IPC की धारा 379 किससे संबंधित है, 379। अब मैं देखो, हम अभी मैंने कहा था कि ये अलग अलग है, चोरी अलग है, डकैती अलग है, लूट अलग है, और विश्वासघात की तो खैर नहीं होगी कोई। तो ये पूछ रहा है 379। मैं आपको तीनों चीज़ों के बारे में डिफरेंस भी बता दूंगी कि चोरी क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू IPC या BNS, चोरी, डकैती और लूट में क्या क्या डिफरेंस है और इन पर कौन कौन सी सेक्शंस लगती है। लेकिन आपको अभी इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें ये पढ़ा दीजिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसके लिए क्लास ले आऊँगी। तो 379 में क्या आती है, चोरी। क्या आती है, चोरी। अगर कोई चोरी करता है तो उस पर कौन सी सेक्शन लगेगी, ये सारी IPC की सेक्शन है, ये BNS की सेक्शन नहीं है। BNS में हो सकता है इनका कोई और सेक्शन हो, लेकिन हो सकता है अभी आपसे BNS के क्वेश्चन ना पूछकर IPC के क्वेश्चन नहीं पूछे जाए, तो आपको BNS और IPC दोनों के ही क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े जो मोटे मोटे से। 379 में क्या है, चोरी। हत्या का प्रयास किस धारा में, देखो हत्या क्या थी, दो चीज़ें होती है, एक होती है हत्या और एक हत्या का प्रयास। मान ले किसी ने कोशिश तो की उसको जान से मारने की, लेकिन वो मरा नहीं, तो वो क्या है, हत्या का प्रयास है। उसने जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि सर इसने मेरे को धक्का मारने की कोशिश की। जैसे कि अभी ये केस चल रहा था केतन और सिया वाला, तो केतन को उसको पहले अटैम्प्ट में क्या किया था, मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन वो बच गया था। अगर वो उस दिन समझ जाता और पुलिस में केस दर्ज करने जाता तो क्या कहता कि सर ये मेरे को मारने की कोशिश कर रही है और इसके ऊपर मुझे FIR करवानी है। तो उसको FIR करवाने के लिए जब जो पुलिस ऑफिसर होता, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता वहाँ पर IO, तो वो उस पर कौन सी सेक्शन लगाता, 307, क्योंकि वो मरा नहीं था, उसकी हत्या हुई नहीं थी। तो सिया के ऊपर कौन सा केस चलता, 307। लेकिन अब मर चुका है वो, अब चेतन क्या हो चुका है, क्योंकि वो समझा नहीं था ना उस पहली वाली घटना को। लेकिन अब क्या हो गया, केतन की हत्या हो चुकी है,
अब कीर्तन की हत्या हो चुकी, तो हत्या कर दी उसने, तो उस पर कौन सा केस चला है अभी? 302, हत्या कर दी उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी की धारा 34 किससे संबंधित है? समान आशय। समान आशय कहते हैं, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक्चुअल मुझे आज इतनी लंबी वीडियो बनानी नहीं थी, मैं सिर्फ 10 मिनट की वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन फिर भी आप इसको, जैसे कई बार चीज़ें आ जाती है ना माइंड में, वैसे ये कोई समान आशय। आईपीसी की धारा 34 किससे रिलेटेड है? समान आशय से, जनरलाइजेशन से, ठीक है। समान आशय याद रख लेना, एक बार मान लो कोई देखा हुआ क्वेश्चन आ गया पेपर में तो काम आ जाए। नेक्स्ट है, मैंने इसके 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं आईपीसी के, जो जिनमें कुछ धाराएं हैं, जो मोटी मोटी धाराएं हैं। अगर आप कहोगे तो मैं वो आपको एक वीडियो में भी करवा दूंगी, और उनको मैं पीडीएफ, उनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी वीडियो की, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप वो पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अभी मैंने चलाई थी प्रीवियस ईयर सीरीज, जिसमें ना कुछ मिक्स क्वेश्चन होते हैं, मतलब 5-7-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हरियाणा जीके के होते हैं, 5-7 क्वेश्चन, और 5-7 क्वेश्चन ही हम हरियाणा पुलिस के करते हैं। देखो, अगर हरियाणा पुलिस के ओनली हरियाणा पुलिस के क्वेश्चन करेंगे हम, तो बहुत बोरिंग से हो जाते हैं, एकदम से बिल्कुल नया सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा टफ सा हो जाता है। तो मैं ऐसे करती हूँ कि थोड़े से क्वेश्चन वो हरियाणा जीके के और थोड़े से क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के मिक्स कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता रहता है कि हाँ चलो, अगर मैं सारे करूँगी और आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ नहीं, आपको बोरिंग होगी, और बोरिंग महसूस ना हो आपको, इसलिए उसमें कुछ हरियाणा जीके के क्वेश्चन, क्योंकि आपने प्री क्लियर किया है, सीईटी प्री आपका क्लियर है, तो आपकी हरियाणा जीके ठीक ठाक होगी। इसको देखते हुए मैं दोनों क्वेश्चन मिक्स करके चलती हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ, तो प्लीज़ लाइक्स करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना, तभी तो ये चैनल की फीड बढ़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।